हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री। एंड जैसा कि हमने बोला था कि हम जो है आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो पीरियोडिक टेबल के होंगे और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। कि मतलब पीरियोडिक टेबल की बेसिक थीम्स क्या है। बेसिक थीम्स मतलब किस पर ये बेस्ड है। अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो आपको पता है आज जो पीरियोडिक टेबल का बेस है वो है आपका एटॉमिक नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जनरली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। लेकिन हाँ, एक बात समझो, आज ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, पहले किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट किसके टाइम पे? मेंडलीफ के टाइम पे। तो ये मेंडलीफ के टाइम पे किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। लेकिन आज किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। देन दैट इज आंसर इज एटॉमिक नंबर। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीफ यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। कह रहा है कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज मेंडलीफ ने क्या किया था। अभी हमने जैसे बताया एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज किया वो कहलाता है आपका एटॉमिक वेट। दिस वन इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस वन इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो अभी जैसे हमने बात किया, ये तीनों क्वेश्चन ना एक दूसरे के सिमिलर है, एकदम सेम। मतलब चाहे पहला पूछा जाए, चाहे दूसरा पूछा जाए, चाहे तीसरा पूछा जाए, तीनों क्वेश्चन सेम है। तो बेसिकली अगर तीनों क्वेश्चन सेम है, इसको हम कैसे देखते हैं, चलिए बात करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था, मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पर। अभी हमने बात किया जेड पर। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पर। तो ये किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पर। ये किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड द फोर्थ वन इज on the basis of quantum number justified that the sixth period of the periodic table। किसकी बात कर रहे हैं? सिक्स पीरियड। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो केमिस्ट्री में आधे क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन को ध्यान से करो। तो क्या करा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाइड दैट द सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वुड हैव 32 एलिमेंट। मतलब आपसे कह रहा है कि सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। जरा सिक्स पीरियड के किसी एक एलिमेंट को आप पकड़ लो। अगर हम सिर्फ जाए एल्कली मेटल से, तो कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये वन का, ये टू का, ये थ्री का, ये फोर एंड दैट इज फाइव, ये सीजियम। आप देखोगे कि सिक्स एस यहाँ पे जो यूज होगा आपका, कौन यूज होगा? एस भी यूज होगा सिक्स पीरियड में, एस भी यूज होगा, पी भी यूज होगा, डी भी यूज होगा और एफ भी यूज होगा। मतलब एस, पी, डी, एफ चारों यूज हो रहे हैं। चारों यूज हो रहे हैं तो आप देख लो एस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। एफ में कितने? 14। ओवरऑल कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स। टोटल 32 एलिमेंट्स यहाँ पर आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा यूज कर रहा है। देखो सिंपल से आप यहाँ पे देखो, ये 6 है तो यहाँ पे 6s यूज होता है। इसके बाद इसी में आप देखोगे तो आपका 4f भी आता है। 4f के बाद आप देखोगे इसी में आपका 5p भी आएगा। और इसी में एक और आपका आता है 6d। ये चार आपके यूज होते हैं। तो जो ये चारों यूज होते हैं, इस चार के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कितने आपके यूज हो रहे हैं। मतलब कितने एलिमेंट हो रहे हैं, मतलब कितने हो रहे हैं? दो, मतलब एस से। और आपके 14 आपके एफ से, 10 आपके डी से, 6 आपके पी से। तो ओवरऑल आप सम करो कितना आएगा आपका आंसर? 32 आपका आंसर ओवरऑल आएगा। तो इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये 3.5 देखिए, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप एंड इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट z इज इक्वल टू 14। देखो अगर हम z इज इक्वल टू 14 की बात करें तो बहुत सिंपल सा 114। देखो हमने आपको बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता, इस चैप्टर में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपसे ये क्वेश्चंस ना हो पाए। देखो z इज इक्वल टू 14, देखो अगर आप याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल था सिर्फ किसका? दो होते हैं,
हीलियम का। इसके बाद अगला हो गया 10, ऐसे ऐड करते जाओगे, 10 के बाद 18, 18 के बाद 36 के बाद 54 के बाद आपका होगा 86 के बाद आपका आएगा 118। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, अगर आप इसको याद कर लो, ये 118 तक ही होते हैं, इसके बाद काउंट कर लो तो कौन आएगा 117, 116 और 115 एंड 114। तो ये आपका जो 114 है, जो आपका 114 है, ये कहाँ है देख लो, ये हो गया आपका जीरो ग्रुप। कौन सा हो गया ये, जहां ये जिसकी हम बात करें तो कौन सा हो गया जीरो ग्रुप, यहाँ पर कौन सा हो गया जीरो ग्रुप। जरा देखो कौन सा, ये वाला आपका जीरो ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं नियॉन गैस वगैरह, जिसमें आती है हमारी इनर्ट गैसेस। इसके बगल कौन है आपका हेलोजन, जिसमें आपका कौन आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। इसके बाद इसके बगल कौन आपका आता है ऑक्सीजन फैमिली। अब आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली में कौन, वो सब पता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ठीक है, इसके बगल कौन आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसके बगल कौन आता है कार्बन, ठीक है, कासी, जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुन। हो गया, तो आंसर आ गया कौन है 114 किससे बिलोंग करता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 कौन होता है कार्बन फैमिली। ये बहुत डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही होता है, ग्रुप 14 बहुत डिटेल में आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो कार्बन फैमिली इसमें किससे बिलोंग करता है ये कार्बन फैमिली से। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। यार देखो थर्ड पीरियड बोल दिया एंड 17th group of the periodic table, write the atomic number of the element present in the third period and 17th group। अब देखो कि सिंपल सी बात है, थर्ड पीरियड को फर्स्ट पीरियड में कौन है हाइड्रोजन, फिर आपका इसमें आता है हीलियम, फिर यहाँ आता है लिथियम, फिर आता है नियॉन, ये 10th हो गया। 17th ग्रुप इसी के बाद स्टार्ट होते हैं, कौन है ये सोडियम, इसके बाद आपका कौन आता है मैग्नीशियम। ठीक है, 17th जाओगे तो यहाँ कोई आपका क्लोरीन आ रहा होगा, इसके बाद कौन होता है आपका आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरीन, सिंपल सा। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड यू हैव बीन नेम्ड बाय, देखो लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी, ये था लॉरेंसियम का नेम था, जो लॉरेंसियम एलिमेंट था उसके विषय में था ये। इसका होता है LR103। मतलब ये आपका आपसे क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। देखो अब आपने तो एनसीईआरटी में ये पढ़ लिया कि 103 कौन होता है लॉरेंसियम होता है, ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, आपको आता है। बट क्वेश्चन ये नहीं अब पूछा जाएगा, जिंदगी भर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो लॉरेंसियम ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है, उसे समझते हैं पूछा क्या जा सकता है। जो पूछा जा सकता है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका लॉरेंसियम होता है, ठीक है, ये जो लॉरेंसियम होता है ये किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है। तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ बिलोंग करता है जरा देखो, आओ जरा एफ ब्लॉक पे। 90 से लेकर के 103 जो होता है ना, ये आपका कौन होता है 90 से लेकर 103 आपके 5F एलिमेंट होते हैं। 5F होते हैं, हाँ 5F होते हैं। तो आपको पता चल गया किससे बिलोंग करेगा ये एफ ब्लॉक से 5F से। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। 190 से लेके 103, ठीक है। 89 एक्टिनियम बोला जाता है लेकिन एक्टिनियम इसमें नहीं आता है, 103 ही सिर्फ आता है। तो क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है ये लॉरेंसियम 5F से। अब अगला क्वेश्चन है शिबोर्ग्स ग्रुप। शिबोर्ग्स ग्रुप मतलब कि एक ये ग्रुप था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। शिबोर्ग ग्रुप में आपका आता है 106 Hg, इसका सिंबल है 106 Hg। तो जो आपसे क्वेश्चन बनता है सीबोर्ग ग्रुप का, जो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये आपका सीबोर्ग्स ग्रुप है Hg है, ये किससे बिलोंग करता है, इसका आंसर बताइए। तो सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक सा, आप देखो एकदम बेसिक सी बात है, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो ये वो क्या हो सकता है जो पूछा जा सकता है, वो ये हो सकता है कि किससे बिलोंग करता है। आप बताओ जरा, ये 4D 5D 6D, तीन सीरीज होती है 3D 4D 5D एंड 6D।
तो 3D जो होता है आपका होता है 21 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक। 4D आपका 39 से 48 तक। और फिर 5D आपका आता है 72 से लेकर के 80 और 57 इंक्लूडेड, 57 और 72 से लेकर के आपका 80। ठीक है, बीच में 58 से लेकर के 72 आपका क्या हो जाता है, 4F हो जाता है। और अगर हम 6D की बात करें, इसमें एक आपका 89 एक्टिनियम आता है, फिर 104 से लेकर के 112 तक इसमें आ जाते हैं 3D 4D और 5D 6D सीरीज में। तो जो आपको ध्यान रखनी है सीरीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आप इन सीरीज को बोल जाओ, क्वेश्चन सही से बन सकते हैं। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है कि जो आपका 116 है, 116 है, ठीक है, 106 सॉरी 16 नहीं 106 है, वो किससे बिलोंग करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये देखो 6D से। सिबोर्गियम कहाँ से बिलोंग करता है, 6D से। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना इसमें तकलीफ लेने वाली बात नहीं है कि हमसे ना हो पाए। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट है 3.8, why do element in the same group have similar physical and chemical properties? Why do element in the same group have similar, देखो यार एक बात बताओ, जब एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे, सिंपल सी बात है, जब कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप से बिलोंग करेगा तो उनके आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब उनके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन ही एक है और वही मेन है, निकल जा रहा है, तो सिंपल सी बात है। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वही एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। यहाँ तक, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरा डिटेल क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इसके हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम बॉन्डिंग पे लौटेंगे। ऐसे ऐसे पहले हम पूरी इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम एक एक चैप्टर को धीरे धीरे उठाएंगे। ठीक है, तो प्रयास हमारा यही रहे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा। What what does atomic number and ionic radii really mean to? देखो क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस और दूसरा है आयनिक रेडियस। सिंपल सी बात है, एक बात समझो, ये सपोज दैट हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो एक्चुअल में जब वो न्यूक्लियस था, यहाँ से लेकर के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। सिंपल सा एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा था, अगर इसको हम निकाल दें, इसको हम क्या करें, निकाल दें। देखो ये निकल जाए, जब ये निकल जाएगा तो आपका ये, जब निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, यहां से लेके आपका ये, इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो रेडियस बनती है, या एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल सको, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। ठीक, तो समझ गया। नॉर्मल है तो एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एटम बचा हुआ है उसमें जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को समझने के लिए। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिटेल लेक्चर आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप? How do you explain the variations? How do atomic radius vary in a period in a group? देखो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन कर लिया है, वैसे थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। आई होप आप सब पढ़े भी होंगे, इतना इशू की बात नहीं है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप। देखो जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हो तो सेल तो सेम है, सेल सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और अगर आप ग्रुप में आते हो तो सेल क्या है, बढ़ रहा है। तो सेल बढ़ रहा है
इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ सेल सेम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, घटेगी। सिंपल सी बात है, साइज क्या होगी, घटेगी। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, घटती है। और ग्रुप में क्या होता है, आप ऊपर से नीचे आने पे, अप एंड डाउन आने पे साइज बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप यहाँ से इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बहुत ऐसे टफनेस की बात नहीं है कि ना हो पाए। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, और बहुत बार इसे हम पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईच। देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तोड़ देते हैं इसको। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो क्वेश्चन में देखो कौन कौन है, नेम अ स्पीशीज दैट विल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ऑफ आयन। पहला एफ माइनस, तो वो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 10। टोटल कितने हो जाएंगे, 10। दूसरा आपका है आर्गन, आर्गन कितना है, 18। आर्गन कितना है, 18। अच्छा, अगर आर्गन 18 है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर आर्गन आपका 18 है, तो आपको पता है अगर आपका आर्गन 18 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। और Mg+2 में Mg का होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो कितने हो गए, 10। और रुबिडियम बताओ, देखो इस रुबिडियम तो एकदम बाहर चला गया आपका, वैसे तो मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 19, एंड रुबिडियम। रुबिडियम जो होता है कितना होता है, 37। एक निकालने के बाद कितना हो जाएगा, 36। तो सिंपल सा है। तो आप देखोगे तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन आएंगे, चलो देख लेते हैं। तो F माइनस में कितने हैं, 10। AR में कितने हैं, 18। और Mg+2 में 10। और इसमें 30, मतलब आप देखो तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसका 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19 और इसका 37। तो एक निकालोगे तो 36 ही होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, एक Mg+2 हो गया और एक दूसरा आपका F माइनस। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, N-3, O-2, F-, Na+, Mg+2 एंड L+3। व्हाट इज द कॉमन इन देम। अब देखो N, आप पूछा इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो मुझे दिख गया, पर आपको भी दिखना चाहिए। चार्ज वगैरह अगर आते हैं तो कॉमन सिंगल सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन दिखना चाहिए। देखो N-3 आप देखोगे तो 7+3 कितने इलेक्ट्रॉन, 10। O-2 कितने, 10, 8+2 एटॉमिक नंबर 8 होता है। F माइनस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 +1, एक चार्ज माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10। एंड Na+, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 11 - 1 दैट मीन्स 10। एंड Mg+2, दैट मीन्स ये भी कितना, 10। एंड Al+3 ये कितना, ये भी आपका 10। तो सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज द कॉमन इन देम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात किया था। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, इनको इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस में अरेंज करना। देखो एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं नाप रूल। नाप रूल बड़ा फेमस है, शायद सभी नहीं जानते होंगे। नाप मतलब NaP। जो हमसे पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री उन्हें पता होगा कि नाप रूल क्या होता है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को अलग करने का। तो नाप मतलब नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, A फॉर एटम एंड P फॉर पॉजिटिव। मतलब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो N जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सबसे पहले आएंगे। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आयनिक रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। और फिर आपका आता है एटम, फिर उसके बाद एटम होंगे, फिर कौन होंगे आपके, प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स वाले कॉन्सेप्ट का मतलब P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, एकदम कॉन्साइज हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी, कम। तो नॉप रूल यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसे याद रखना। नॉप रूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और वो भी आइसो कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक ही पीरियड का पूछा जाएगा। तो इससे करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, n-3, फिर कौन आएगा O-2, फिर कौन आएगा F-, फिर कौन आएगा, कोई एटम है नहीं, फिर आएगा Na+, फिर आपका आएगा Mg+2, और फिर आपका आ जाएगा Al+3। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका ए और बी दोनों, ठीक है। आई होप आपको सही अच्छा लग रहा होगा। प्रयास हमारा पूरा यही है कि आपको अच्छा लगे। हाँ, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक हो गया है, ठीक है। मेरा पूरा टारगेट है कि हम 20 क्वेश्चन या 80-90 तक एक लेक्चर में, फिर दूसरे लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा देर मोबाइल पे बने रहना ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 13, explain why cation are smaller and anions are larger in radii than their parent atoms। कह रहा है कि cation are smaller and anions are larger, cation smaller होते हैं और anion larger होते हैं। इस चीज को देखते हैं, चलिए। why why cation are smaller and anion are larger। देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा एक एटम ए है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाले, सपोज दैट ये किसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो कैसे बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बन जाएगा, सॉरी। जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो सिंपल सा एक आपका ये रह जाएगा एटम, एक अंदर वाला सेल ही रह जाएगा ए का, ठीक है। अब जब मान लो अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर वाला सेल इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे तो ये क्या बना, ये आपका कैटायन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, और ये क्या बना आपका एनायन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है वो एनायन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो बनता है कैटायन बनता है। एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर, तो सिंपल सी बात है, क्यों कैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसका इस पे फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि सॉरी ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जबकि इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और इसमें जेड इफेक्टिव मैक्सिमम हो जाता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान हो जाएगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंस टर्म्स ऑफ आइसोलेटेड गैसेज। देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड, दूसरी बात है क्या, सेपरेटेड। सर ये सेपरेटेड का मतलब, देखो जो गैस पार्टिकल होते हैं, जो गैस पार्टिकल होते हैं ना, एक दूसरे के ऐसे पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर फैले हुए, पास पास नहीं होते हैं। तो जब वो दूर दूर होंगे तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो ये हो जाएगा 3.15, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10 raised to the power -18 जूल। कैलकुलेट द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। देखो सिंपल सी बात है, इसको आप मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत परे चला जाएगा। यहाँ सिंपल से जो क्वेश्चन की बात करो, एक मोल की बात कर रहा है। तो अगर हम एक एटम की बात करें जिसकी एनर्जी कितना दिया है, एक एटम की -2.18 इंटू 10 raised to the power -18, एक मोल में नंबर ऑफ एटम 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। सॉल्व करो, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, ओवरऑल 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 × 48, एक बार ओवर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, याद नहीं है इतना। 6.02 इंटू 2.18, दिस आंसर इज 13.12, 13.12 इंटू 10 raised to the power माइनस नहीं होगा, ये 23 है और ये 18 है, माइनस का 18, तो कितना हो जाएगी ओवरऑल आपका 10 to the power 5।
तो यहाँ से माइनस में होगा, -1.312 इंटू 10⁻⁶ याद आएगा, 10⁻⁶, जो भी जूल में आपको दिया होगा वो। हमको पता है एनर्जी एनर्जी पूछा है। हाँ, एनर्जी एनर्जी क्या होती है? इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट तक किसी को लाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एनर्जी एनर्जी कहते हैं। इनफाइनाइट भी कितना होगा? 0 माइनस माइनस का 1.312 इंटू 10⁻⁶, द आंसर विल बी 1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है आपका जो यहाँ पे आपको दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जूल पर मोल आ जाएगा क्योंकि उसने आपसे जूल पर मोल में ही पूछा ही है। ठीक है, जूल पर मोल में पूछा है, जरा ध्यान दो, इसलिए पर मोल की हमने बात किया। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। जिसको मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत भी रफ आइडिया भी होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा, कोई इतना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। among the second period element the actual and enthalpy are in the order। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना आप, इसकी एक ट्रिक होती है, उसको मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा कोई शर्म करने की बात नहीं है, आज सीख जाओगे। इसका ट्रिक होता है लिव पे कॉन फनी। लिव मतलब LI, लिव बे कॉन फ, इजी है, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो। लिथियम बोरॉन वही ऑर्डर लिखो, कह रहा है बेरिलियम हैज बी हैज हायर देन बोरॉन, बी का बोरॉन से ज्यादा होता है। अरे कोई बात नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, बिल्कुल घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर एक ही जगह होता है। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो कि आपको जो करना है वो किसके बेस पे करना है, बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, मामला खत्म, क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरॉन का लिख दो, 1s2 2s2 2p1, और बेरिलियम का बताओ 1s2 2s2। अब भैया एक बात बताओ, ये अनस्टेबल है, ये आसानी से सोचेगा हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और स्टेबल हो जाए, और ये स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं इतनी आसानी से। जब बेरिलियम आसानी से निकालेगा नहीं तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इन कंपेरिजन टू बोरॉन। सिंपल सा है। वही कह रहा है ऑक्सीजन है लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और फ्लोरीन से लोअर है। सिंपल सी बात, देखो सिंपल सा है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन देखो, अब नाइट्रोजन के ये तो 2p3 है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, क्योंकि पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं हाफ फील्ड, और ये आपका है p4। देखो इसमें 1 2 3 4, तो क्या करेगा फ्लोरीन? आसानी से नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? निकालेगा? नहीं निकालेगा, बिल्कुल नहीं निकालेगा। जबकि ये जो आपका नाइट्रोजन अगर नहीं निकालेगा, अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हाफ स्टेबल हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाफ फील्ड फुल फील्ड दो ही तो स्टेबल होते हैं। नाइट्रो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल, लेकिन फ्लोरीन के साथ चलते, चलो ये तो समझ में आया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से, लेकिन फ्लोरीन से ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो अब फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, अगर फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कुछ ये होता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक निकालने के बाद क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एक निकालने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करें? कुछ मत करो यार, तो दो दो निकाल दे। दो निकालना इतना आसान नहीं होता, सिंपल सी बात है, एक फिल कर दो ना तो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों से कम होता है। तो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन में परेशान कर सकते हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 और 18 देखते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन ऑफ मैग्नीशियम बट इट इज सेकंड एंथैल्पी? देखो अगर हम सोडियम की सिंपल सी बात करते हैं और Mg की, सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, जबकि मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर हम फर्स्ट आयनेशन की बात करें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो, तो ये बनाया जाएगा Na प्लस, किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा।
जिसके लास्ट में कितने होंगे 2p6, जबकि Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फिर हो जाएगा किसके जैसा Na प्लस के जैसा, सॉरी Mg प्लस हो जाएगा और किसके जैसा हो जाएगा Na के जैसा, और इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3s1। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन जल्दबाजी करेगा, सोडियम, क्योंकि उसमें 3s1 है जबकि इसमें 3s2 है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इन कंपैरिजन टू 3s1। तो फर्स्ट आईपी की अगर हम बात करें किसका ज्यादा होगा Mg की, किससे, सोडियम से। लेकिन अगर वही हम सेकेंड आईपी फर्स्ट, अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आईपी की, चलो ध्यान दो सेकेंड आईपी 3s2 के बाद ये 3s1 हो गया और ये 2p6 हो गया। अब सोडियम नियॉन जैसा हो गया है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेगा, इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा किससे, Mg से। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, ठीक है। What are the various factors due to which ionization enthalpy of an main group element tends to decrease on a group? ये आप टेक्स्ट बुक से करते हो और थ्योरी में भी पढ़ते हो, अगर आपको नहीं आता प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हमने थ्योरी बहुत आराम से कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और आगे 19 से लेके जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे इस टेक्स्ट बुक के वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलती है और फिर हम आगे फर्दर इस पे काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।